Hello friends, welcome to A1IS. My name is Pranav Singh. Now, today we'll start our ongoing current affairs series जो हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जितने क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप उसको लिख कर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर फॉरवर्ड करें पीडीएफ, और मैं उसको चेक करके फिर आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। दूसरा, आप नोट्स को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं कि प्लीज़ अपलोड द नोट्स रिगार्डिंग जितने भी हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए, तो आप एकदम परेशान ना हो। जैसे ही हमारा आयर का मॉड्यूल खत्म होगा एंड व्हेन वी स्टार्ट आफ्टर 2-3 डेज इकोनॉमिक्स और साइंस टेक, हम उसी के बीच में सारे जितने लेक्चर्स हुए हैं, जितने हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, उसके सारे नोट्स हम अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल A1IS कैपिटल में A1IS ब्रैकेट में ऑफिशियल, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आप ऐड हो जाइए। ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीडियोस, ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नोट्स, और जो आप क्वेश्चन लिख के जो मुझे फॉरवर्ड करेंगे थ्रू दिस वाया दिस टेलीग्राम चैनल। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने क्वेश्चन लिखे हैं, अगर नहीं लिखे हैं तो उसको शुरू कर दीजिए लिखना, जिससे मैं भी समझूंगा कि मैं जब एनालिसिस करूंगा तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपने कितना अच्छे से टॉपिक को समझा। तो नाउ वी स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करना है, जो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया है इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं आज। एम्स टू deepen its engagement with the ASEAN region, discuss the objectives, strategies and challenges of this policy and its impact on India's relations with ASEAN member countries. So we have already discussed everything अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट है लेकिन फिर से इसको दो तरीके से कोरिलेट किया, आसियान को और दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो आसियान को सेंट्रल पिलर रखा गया था, आसियान को सेंट्रल पिलर रखा गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कनेक्टिविटी की बात की गई थी, इंडो पैसिफिक रीजन्स की बात की गई। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दूसरा जो चैलेंजेस की बात की गई है, अगेन चाइना इज वन ऑफ द कोर चैलेंजेस। बहुत सारे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, आईएमटी हो, बीबीआईएन हो, जहाँ पे लॉजिस्टिकल, फिनेंशियल, तो ये सब इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ ये भी निकल गया कि इंडिया नाउ शिफ्टिंग देयर पॉलिसी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब इसके कारण है, जब हम वेस्ट एशिया पॉलिसी पढ़ेंगे या नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पढ़ेंगे, हम समझेंगे कि क्यों ये कारण हुआ। इसमें सबसे कोर इंपॉर्टेंट जो कारण बनता है वो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन की बात है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दूसरा, इनस्टेबिलिटी इन आवर नेबरिंग कंट्री, और एक्ट ईस्ट में जितने कंट्रीज है जिसके साथ हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी मानिएगा तो आप देखिएगा बहुत सारे कंट्रीज के जो डिफरेंस है रिगार्डिंग देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिंगापुर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर हम कंबोडिया से कंपेयर कीजिएगा तो आपको बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। तो ये सब भी चैलेंजेस भारत के लिए। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो चैलेंज है लगभग सेम टू सेम आसियान का, वो भी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में पूछता है इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया रिलेशन, तो हमने ये भी डिस्कस किया था। मुझे पता है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। विद आसियान मेंबर्स, इंडिया का इम्पैक्ट आसियान रिलेशंस में कैसे पड़ेगा दिस थ्रू दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जितने क्वेश्चंस हमने पॉलिटी मॉड्यूल में और आईआर मॉड्यूल में दिया, आप उसको लिखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कीजिए। आई विल एनालिसिस क्या दिक्कत है, क्या समझ में आया, क्या पॉइंट्स मिसिंग है, वी विल डिस्कस ऑन पर्टिकुलर दैट टॉपिक, और नोट्स विल बी प्रोवाइडेड अगेन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस आईआर मॉड्यूल। हम आपको नोट्स अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। नाउ टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन दिस आईआर सेक्शन, क्योंकि हमने सारे सबमिट्स ऑर्गेनाइजेशन लगभग सारे कंप्लीट कर लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी मूव टू इंपॉर्टेंट इंडियाज फॉरेन रिलेशंस या इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, दिस टाइम नेबरहुड पॉलिसी एज ए फॉरेन रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी में, और वेस्ट एशिया, ये दो इंपॉर्टेंट एरिया है। इंडो पैसिफिक अगेन वेस्ट एशिया, तो दिस टू इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें प्रोबेबिलिटी बन जाता है।
बहुत सारे कारण हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जितने करंट डेवलपमेंट आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स आपको देख रहे होंगे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, इनस्टेबिलिटी टू आवर नेबरिंग कंट्रीज, फिनेंशियल क्राइसिस को लेकर, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर, बहुत सारे फैक्टर है जिसको लेकर भारत सरकार बहुत स्ट्रांगली फर्स्ट पॉलिसी पे ध्यान रख रही है। बजट में एलोकेशन का वो बढ़ जाना, शेयर बढ़ जाना फॉर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पर्टिकुलर कंट्रीज को पॉइंट आउट करना, मालदीव्स को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, म्यांमार को लेकर, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। एंड नॉट लीस्ट चाइना तो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता, पाकिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये सब कारण है जो करेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जहां पे हमें हमारे लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन में दिस टॉपिक प्ले वाइटल रोल की हो सकता है, इस पे सवाल जरूर आए फॉरेन पॉलिसीज की जब भी हम बात करें। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी समझा आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि फॉरेन पॉलिसी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एंड sovereignty. So these two are the important factor, or we can say India's foreign policy, the core interest is based on टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हम वैसा फॉरेन पॉलिसी डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं जिससे हमारा जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो इंटैक्ट हो और जो सॉवरेनिटी हो वो एकदम हमारा परमानेंट हो, स्ट्रांग हो। तो दो किसी भी फॉरेन पॉलिसी बनाने के का जो कोर इंटरेस्ट होता है, दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3S। अब ये 3S क्या है, जिसका पहला S का मतलब है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सेकेंड इज द स्टेबिलिटी एंड थर्ड वन इज द स्ट्रेंथ। तो द कोर ऑब्जेक्टिव और द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन 3S। देखिए मैं डायरेक्टली चाहता तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी करंट से कोरिलेट करके आपको बता देता, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि पहले समझिए कि फॉरेन पॉलिसी कैसे डेवलप हुआ एंड हाउ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी टेक इंपॉर्टेंट रोल। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का अगेन मतलब वही हुआ कि जो हमारा जो ऑटोनॉमी हो, जो स्ट्रेटेजिकली हम एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो, हम नो पार्टिसिपेंट्स ऑफ अदर थर्ड कंट्रीज या अदर कंट्रीज इन आवर फॉरेन रिलेशंस और आवर कल्चर, आवर इकोनॉमी। बाहरी किसी ताकत के, बाहरी किसी कंट्रीज का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, कोई पार्टिसिपेंट ना हो। तो फॉर दैट रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। व्हेन वी से स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अपना स्टेबिलिटी, अपना और साथ साथ में अपने नेबरिंग कंट्रीज में भी स्टेबल होना जरूरी है। यूएसए इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसके अगल बगल देखिएगा जो भी कंट्रीज हैं, जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, उसको एक तरीके से स्टेबल रखा हुआ। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अगर तभी स्टेबल हो सकते हैं, आप वेरी पावरफुल हो सकते हैं, आप ग्लोबल लीडर तभी बन सकते हैं जब आपके नेबरिंग कंट्रीज में भी स्टेबिलिटी हो। तो विद इन और इट्स ओन स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाता है स्ट्रेंथ। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो नॉट ओनली मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स की बात है, आप इकोनॉमिकली भी बहुत आप स्टेबल हो और आप इस तरीके से पावरफुल हो। मिलिट्री तो पावरफुल है, साथ साथ में इकोनॉमिकली है। अगर आप चाइना का एग्जांपल लिखिएगा, चाइना उस कंट्रीज के साथ डेप्ट ट्रैप पॉलिसी खेलती है जो जिसका इकोनॉमिकली बहुत वीक हो, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। हम आज मिलिट्री में भी बहुत पावरफुल है, साथ साथ में इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल है। इसलिए जब हम अपने फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन करते हैं तो हम एक पावरफुल फॉरेन पॉलिसी डिजाइन करते हैं। श्रीलंका का एग्जांपल इसलिए मैं लेकर आपको समझा रहा हूं कैसे चाइना ने इन्फ्लुएंस किया, मालदीव्स को इन्फ्लुएंस किया थ्रू द इकोनॉमिकली, और उनके फॉरेन पॉलिसी को आप वो एक तरीके से गाइड करते हैं, अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो फॉर दैट रीजन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी एज वेल एज मिलिट्री। So this is the core objective of India's foreign policy 3S. Now we move to the important principles of foreign policy.
इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसमें दो प्रिंसिपल्स है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड सेकेंड वन इज द बेसिक प्रिंसिपल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, तो जो हमारे संविधान में भी बताया गया है कि वी हैव टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद आवर नेबरिंग कंट्रीज या अदर कंट्रीज के साथ, रिस्पेक्ट की बात की गई है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की गई है। तो ये हमारे डीपीएसपी में भी बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बात की गई। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पंचशील, जो आपने पढ़ा होगा, पंचशील। इसको एक तरीके से डिजाइन बाय पंडित नेहरू, उन्होंने डिजाइन किया था फॉर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन विथ एवरी कंट्री। सिर्फ चाइना के साथ पंचशील नहीं था, पंचशील चाइना के साथ तो साइन हुआ था, लेकिन आप किसी भी रिलेशन, किसी भी अदर कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं तो पंचशील बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। 5 प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात थी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात की गई थी। तो दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होता है नॉन अलाइन। when इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, हमें पता है कि पूरा ग्लोबल 2 ब्लॉक में बढ़ चुका हुआ था एंड इंडिया डिसाइडेड कि वी आर नॉट ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक्स। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम कमजोर है, इसका मतलब ये था कि हमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करना था। लेकिन अगर कोई कंट्रीज किसी के अगेंस्ट कुछ गलत काम कर रही थी तो इंडिया उसके लिए, उसके खिलाफ आवाज भी उठाती थी। तो नॉन अलाइन का मतलब ये नहीं हुआ था कि हमें कोई मतलब नहीं है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, मतलब पॉलिटिक्स से। इसका मतलब ये हो गया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, क्या सही है क्या गलत है हम डिसाइड करेंगे, हम अपने डिस्क्रिप्शंस यूज करेंगे। तो दिस मींस दैट कि इंडिया नॉट ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक but having a own strategic autonomy, having a own independent foreign policy. So these all are the important basic principles. Next, non interference. भारत कभी भी दूसरे के मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है। They respect their mutual respect to other countries. So these all are the basic principles when we talk about the India's foreign policy. अब India's foreign policy ऐसे करके डेवलप हुआ, and when we talk about today's topic, India's नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट चेंजेस आता है आफ्टर 90s में आपने देखा होगा, आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर जो दो बाइपोलर की हम बात करते हैं, नाउ बिकम द यूएसए का डोमिनेंस शुरू हो गया और ये समय था कि नाउ द मल्टीपोलर। तो बाइपोलर से ट्रांसफर हुआ मल्टीपोलर की तरफ। इंडिया इज नाउ थिंकिंग अब हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप करने पड़ेंगे, हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन शुरू करना होगा, हमें स्टेबिलिटी लाना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यूज करने होंगे। तो दिस ऑल आर द बिगिनिंग एंड बेड रॉक ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बहुत सारे चीज चेंजेस हो रहे थे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स में, उसी को ध्यान रखते हुए भारत ने अपना नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे ध्यान काम करना शुरू किया। उसमें हमने पढ़ा था लुकिस्ट पॉलिसी, उसी का एक इंपॉर्टेंट चेंजेस था एक्टिस्ट पॉलिसी। इसमें जो सिग्निफिकेंट जो पहला आता है वो आता है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन इज वन ऑफ द कोर पिलर रिगार्डिंग आवर नेबरहुड रिलेशन। जब भी हम अपने पड़ोसी देश की बात करते हैं, उसके साथ अच्छी रिलेशंस की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डॉक्ट्रिन आता है या जो पॉलिसी आता है फ्रॉम इंडिया साइड इज द गुजराल डॉक्ट्रिन। अब गुजराल डॉक्ट्रिन में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम समझेंगे, बेसिक्स पॉइंट्स है बस मैं डिस्कशन में आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुना होगा कि हम अपने दुश्मन को चुन सकते पर अपने पड़ोसी देश को नहीं। तो इट मींस दैट कि आप तो सही बात है, आपका पड़ोसी देश कौन होगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज द ज्योग्राफिकल जो लोकेशन हिसाब से डिसाइड होता है, लेकिन आपका दुश्मन कौन होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में अब जो हैं उनके साथ हमारा रिलेशंस कैसे होता है। तो गुजराल डॉक्ट्रिन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रिगार्डिंग आवर नेबरहुड रिलेशंस। एंड द सेकेंड वन द इंपॉर्टेंट, 2008 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। 2008 में 2008 Neighborhood first policy launched by Indian government regarding stability, regarding म्यूचुअल कॉपरेशन, टेरिटोरियल रिस्पेक्ट अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो आया था 2008 में आया था
और बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रहा। लेकिन जो उसमें हम एक ट्रेजेक्ट्री शिफ्ट देखते हैं, एक सिग्निफिकेंट चेंजेस देखते हैं, वो देखते हैं 2014 से 2014 में। अब वहां से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी मेकिंग स्ट्रॉन्ग चेंजेस, मेकिंग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आवर नेबरिंग कंट्री। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी समझाने से पहले मैंने आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में कुछ बेसिक चीज समझाया, बेसिक प्रिंसिपल समझाया एंड द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन वी मूव टू द 2008 नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाता है। इन 2014 when Prime Minister Modi came into power and we say the NDA 1 starts, अब उन्होंने सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट चेंजेस किया इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपने देखा एक ट्रेजेक्ट्री शिफ्ट जो मिला। द ओथ सेरेमनी व्हेन स्टार्ट, जब भारत के जो नई गवर्नमेंट पावर में आई थी और ओथ सेरेमनी शुरू हुआ था, तो फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर साइड और फ्रॉम द पीएमओ इंडियन गवर्नमेंट सेंट इनविटेशन टू द ऑल सार्क कंट्रीज। तो जितने सार्क कंट्रीज थे उनको इनवाइट किया गया। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली था कि इंडिया अपने नेबर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप करना चाहती थी। जो भी डिस्प्यूट्स थे, जो भी चैलेंजेस थे, जो भी डाइवर्जेंस थे, उसको रिमूव करना चाहती है एंड मेकिंग ए हेल्दी एंड कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट रिलेशंस विद देयर नेबर कंट्रीज। तो वो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चीज था व्हेन द सार्क कंट्रीज आर इनवाइटेड इन द ओथ सेरेमनीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला फॉरेन विजिट एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो कौन सा देश था? वो था नेपाल। तो वो इसका मतलब, उसके बाद भूटान। तो इसका मतलब ये था कि भारत बहुत ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दिस ऑल आर द सिग्निफिकेंट एंड ट्रेजेक्ट्री शिफ्ट शोज दैट हमारे लिए अब पॉलिसी में नेबरिंग कंट्रीज का रोल क्या है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉरेन पॉलिसी, आपको पॉलिटिक्स भी समझ में आना चाहिए। तो पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स बोथ आर स्टैंड विथ ईच अदर। तो जैसा पॉलिटिक्स होगा वैसा ही फॉरेन पॉलिसी डिजाइन होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि जब इंडिया में यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी तो इजराइल जेरूसलम वाले जो इश्यूज होते थे, दे मेकिंग ए प्रिंसिपल डिस्टेंस। लेकिन व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम इनटू पावर और बीजेपी की सरकार आई, तो कैसे ओपनली दे मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, आपको कह सकते हैं डीहाइपेनेशन फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से यूज करती थी। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी आपको समझ में आना चाहिए। तो दिस इज ऑल आर द बेसिक information regarding neighborhood first policy. Now when we talk about the important things in the neighborhood first policy, ये सबसे important चीज है जो आप समझिए। When we talk about India's neighborhood first policy, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा थिंक वेस्ट पॉलिसी, दिस ऑल्सो कम्स अंडर इन द नेबरहुड, अभी हम समझेंगे। एंड थर्ड इज द कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी एंड फोर्थ इज द सागर। अब समझिए, दो तरीके के नेबर है। एक तो हमारा जो डायरेक्ट नेबर हो जिसे हमें नेबरहुड बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज द एक्सटेंडेड नेबरहुड। एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो जो हमारे नेबरहुड हो गए, जो डायरेक्टली हमारे बॉर्डर के साथ जो अटैच है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, दिस ऑल आर आवर नेबर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड नेबरहुड, इसका मतलब एक समय वो भारत के एक तरीके से इंपॉर्टेंट कनेक्शन था उनका, लेकिन ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया अब वो हमारे एक तरीके से एक्सटेंडेड नेबरहुड है। लेकिन सिविलाइजेशनल लिंक, कनेक्टिविटी लिंक, डायस्पोरा लिंक, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कम टुगेदर और एक तरीके से वो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जिसमें ये आते हैं आपको ईरान और वी कैन से वेस्ट एशिया पार्ट्स, सेंट्रल एशिया
part. So these all are the important extended neighborhood. Act East policy के अगर हम बात करते हैं, what we have discussed, they all also come into the extended neighborhood, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं. तो when we talk about the neighborhood first policy, इसमें extended and plus the neighborhood दोनों आते हैं, and these all are the important. हम जब सागर की बात करते हैं, this is also one of the important part of this government, सागर को लेकर. तो एक important यहां से पे निकल कर आता है द मोदी डॉक्ट्रिन. मोदी डॉक्ट्रिन. अब ये मोदी डॉक्ट्रिन क्या होता है ये समझिए. मोदी डॉक्ट्रिन कम्स एंड स्टैंड्स फॉर 4D. अब ये हर डी का मतलब होगा, आप इस गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी में देखिएगा 4D, 4C, 3C, 4B, तो ये सब टर्म यूज किए जाते हैं टू इन्फ्लुएंस या एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप जब म्यांमार का रिलेशंस पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4B का बात किया गया. 4B का मतलब बी से बुद्धिज्म, बी से बॉलीवुड, बी से बर्माटिक एंड बिजनेस. तो ये 4B का मतलब होता. अब यहाँ पे 4D का मतलब, पहला डी का मतलब होता है डायस्पोरा. हम बात कर रहे हैं मोदी डॉक्ट्रिन. मोदी डॉक्ट्रिन में 4D की बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है. दूसरा डेमोक्रेसी. थर्ड वन इज द डिमांड एंड फोर्थ वन इज द डेमोग्राफी. तो हर पॉइंट के, हर डी के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मतलब है. डायस्पोरा की हम जब बात करते हैं, यू नो वेरी वेल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन ही विजिटेड एनी फॉरेन कंट्रीज, वहां वो अपने डायस्पोरा से जरूर बात करती है. और उनका ये मानना है कि पहले डायस्पोरा को एज ए लाइबिलिटी की तरह देखा जाता था, लेकिन आज के डेट में वो लाइबिलिटी नहीं है. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. वो एसेट की तरह है. और सिर्फ वो उनका काम रेमिटेंस भारत देश ना भेजने के अलावा वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसलिए जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जाएं, यूएस जाएं, लंदन जाएं, वेस्ट एशियन कंट्रीज जाएं, वो अपने डायस्पोरा से जरूर कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करते ताकि वो चीज़ समझ सके और आने वाले समय में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से डिजाइन किया जा सकता. तो डायस्पोरा इज ऑल्सो वन ऑफ द कोर पार्ट ऑफ 4Ds इन मोदी डॉक्ट्रिन. व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, इंडिया इज ऑलवेज वोकल रिगार्डिंग डेमोक्रेसी. भारत उस देश के साथ बहुत स्ट्रांगली रिलेशंस डेवलप करना चाहती है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसलिए हमेशा अपने नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया वांट्स की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, वो म्यांमार में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, नेपाल में हो, यहां तक पाकिस्तान में हो. जिसके साथ डेमोक्रेटिक कल्चर अगर सेटअप नहीं कर पाते हैं तो भारत सही से कनेक्ट नहीं कर पाता है. तो इंडिया गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट एज ए फॉरेन पॉलिसी डेमोक्रेसी को लेकर हमेशा वोकल रहती है. जैसे म्यांमार में जो नई गवर्नमेंट आई थी एनएलडी की, उसको चाहती थी, या अभी जो कूप है वहां पे इंडिया के लिए बड़ा डायलेमा स्टेज हो गया कि डेमोक्रेसी के साथ जाए या मिलिट्री कूप के साथ जाए. तो इंडिया ऑलवेज सपोर्ट एंड वोकल टू डेमोक्रेसी. Next we move to demand. This is also one of the part when we talk about the demand in the economic integration, economic cooperation. तो ये सब बहुत important Ds है when we talk about the Modi doctrine. And next is the demography. डेमोग्राफी में हमेशा आप देखे होंगे इंडिया इस फेज में है जहाँ पे डेमोग्राफी यूथ का बहुत बड़ा एक एरियाज है जो कंट्रोल करते. तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट मोदीज डॉक्ट्रिन. इसी मोदी डॉक्ट्रिन में जो 2014 के बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस किया गया, एंड वेयर वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. कनेक्ट सेंट्रल एशिया जो हमने डिस्कस किया था एससीओ को लेकर, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसीज को लेकर. एक्ट ईस्ट को भी हमने डिस्कस किया था. थिंक वेस्ट को हमने अभी डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर दिस क्लास. एंड सागर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. सागर का यहाँ मतलब हो गया सिक्योरिटी, जो आपने पढ़ा होगा, एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन. बेसिकली सागर कम्स एक तरीके से, दिस इज द ब्लू डॉक्ट्रिन, और यू कैन से इंडियाज ओशियन डॉक्ट्रिन.
सागर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कंट्री एक तरीके से इंडियन ओशियन में लाई करते हैं। अफ्रीका तक ये इसके कनेक्टिविटी पे ध्यान रखा जाता है, दिस डॉक्ट्रिन को ध्यान रखा जाता है। मालदीव्स के साथ हमारा कैसा रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू दिस सागर डॉक्ट्रिन। श्रीलंका, अफ्रीकन के कंट्रीज विच लोकेटेड ऑन द वेस्ट पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, उसके बाद जितने भी आपको साउथ एशियन कंट्रीज, तो दिस सागर डॉक्ट्रिन इज वेरी क्रिटिकल एज ए मोदी डॉक्ट्रिन, जहां पे हम इसे सागर डिप्लोमेसी कहते हैं या इसे इंडियन ओशियन डॉक्ट्रिन कहते हैं, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक कोर पार्ट है। तो दिस इज ऑल आर द बिगिनिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। उससे पहले कुछ मैप है जो आप समझिए जिससे आपको और चीज आसानी होंगी। What are the important approach regarding इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी? तो जो भारत की फर्स्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो सबसे इस 5S पे अप्रोच है। अगेन वी से आप इस गवर्नमेंट में देखे होंगे नाम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। दिस 5S प्ले इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी विच कम्स अंडर द मोदी डॉक्ट्रिन। एक तरीके से फिर से रीसेप किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया, जो 2008 में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आया था। तो इसमें हम पहला एस की बात करते हैं, फर्स्ट एस इंडियाज नीड, सम्मान की हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। इंडियाज नीड टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स नेबरहुड फर्स्ट डॉक्ट्रिन व्हाइल वॉइसिंग कंसर्न्स ऑफ द नेबरहुड इन द इंटरनेशनल फोरा। इसका मतलब ये हो गया वी हैव टू रिस्पेक्ट कंट्री, वो बड़ी हो या छोटी हो, पर उसके हमें रिस्पेक्ट करना होगा और उनकी जो भी वॉइस होगा इंटरनेशनल फोरम पे हमें पहुंचाना होगा, जहां पे इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये रिस्पेक्ट तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को डेवलप में करने में हेल्प करती है। जैसे नेपाल का कोई इशूज है या भूटान का कोई डोकलाम इशू हुआ था, वहां पे इंडिया सबसे पहले आगे आई टू काउंटर चाइना। भूटान इतने पावरफुल कंट्रीज नहीं है कि वो अकेले चाइना को काउंटर कर सके, तो उसका एक तरीके से जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करने में भारत देश सबसे पहले आगे आया। इंटरनेशनल फोरम पे भी इसकी जाकर आवाज उठाती है। कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी नेबरिंग कंट्रीज में, इंडिया एज ए ग्लोबल कंट्री आगे बढ़ती है और उसका सम्मान करती है। सो दिस इज द फर्स्ट एस। दूसरा डायलॉग। डायलॉग इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द 5S अप्रोच इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। संवाद की हम बात करते हैं, डायलॉग। हाँ, इंडिया ऑलवेज वोकल कि डायलॉग इज वन ऑफ द क्रिटिकल पार्ट व्हेन वी वांट टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन और बायलेटरल रिलेशंस। तो जब तक हम डायलॉग ही नहीं करेंगे तब तक रिलेशंस कैसे डेवलप करें? तो इसमें इंगेज इन द ट्रैक टू डिप्लोमेसी विद अफगानिस्तान, इसका एग्जांपल हमने देखा। म्यांमार को लेकर इससे एग्जांपल देखा कि म्यांमार के साथ भारत ने बात किया, वहाँ पे डेमोक्रेटिक कल्चर को लेकर बात करती है, स्ट्रांगली बात करती है। जो वहाँ पे मिलिट्री कूप है या जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज करती है, समझाती है कि डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द कोर पार्ट व्हेन आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो डेवलपमेंट एंड जस्टिस तभी आ सकता है जब हम डेमोक्रेसी को लेकर आगे बढ़े। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि चाइना को लेकर डेमोक्रेसी एक ऐसा टूल है जहां पे हम चाइना को हरा सकते हैं। थ्रू डेमोक्रेसी हम चाइना को जरूर हराएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, सहयोग, कॉपरेशन की बात करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट व्हेन द नेबर कंट्रीज नीड एनी सपोर्ट रिगार्डिंग डिजास्टर हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, फिनेंशियल सपोर्ट हो, इंडिया ऑलवेज प्रोवाइडेड। तो आपको पता हो मालदीव्स में बहुत जो उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था, ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंडिया उसमें कितना ग्रांट दे रही है, बहुत सारा डायरेक्ट लोन दे रही है, सॉफ्ट लोन दे रही हैं। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट। बांग्लादेश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक सहयोग। तो हर तरीके का इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज। जब भी नेबरिंग कंट्रीज को किसी भी तरीके की जरूरत हो, इंडिया एक्ट एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जैसे मालदीव्स का मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे आपने पढ़ा होगा ऑपरेशन मीर, वहां पे वाटर क्राइसिस हुआ था, तो भारत से पानी वाटर बोतल ट्रांसफर किए गए थे। जैसे वहां पे ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, उसके बाद सुनामी को लेकर, या वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कॉपरेशन विच कम्स अंडर दिस 5S अप्रोच। शांति, अनलाइक चीन या चाइना,
इंडियाज कोर प्रिंसिपल्स टुवर्ड रिजॉल्विंग नेवरली डिस्प्यूट्स, और हमने देखा भी है थ्रू 100th अमेंडमेंट कैसे हमने लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स बांग्लादेश से सॉल्व किया। तो भारत हमेशा शांति चाहती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहती है, टेरिटोरियल रिस्पेक्ट चाहती है, वो तभी हो सकता है थ्रू दिस अप्रोच। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि 5S अप्रोच क्या होता है इन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। हम समृद्धि की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, तो भारत के साथ साथ जितने नेबरिंग कंट्रीज और एक्सटेंडेड नेबरहुड की हम बात करते हैं वहां पे भारत प्रॉस्पेरिटी की बात करती है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ वी बैक टू द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इस बार के बजट में भी अराउंड 4000 करोड़ रुपीस एलोकेटेड टू द नेबरहुड कंट्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पिछले बजट में भी एलोकेट किया गया था। तो जितने अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, दिस ऑल कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी हो सकता है बहुत ही सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिला है। तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी इंपॉर्टेंट, पहला जो सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं, दिस इज द इमीडिएट प्रायोरिटी टू द नेबर। इमीडिएट प्रायोरिटी टू द नेबर, तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो बेसिक पॉइंट्स है कि इमीडिएट प्रायोरिटी किसको दे रहे, नेबर को दे रहे, उनके जरूरत के हिसाब से, उनके डिमांड के हिसाब से, उनके टेरिटोरियल रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को। तो इंडिया ऑलवेज, श्रीलंका में अगर वहां पे क्राइसिस आया तो इंडिया सबसे पहले एक्ट की। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कनेक्टिविटी। हमने पढ़ा भी था एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी, कनेक्टिविटी इज वन ऑफ द कोर पार्ट। जैसे BBIN के बारे में पढ़ा था, IMT के बारे में पढ़ा था, और भी अफगानिस्तान के प्रोजेक्ट है, जेरान्स दिलाराम हाईवे, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल में आपको लिखने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट इज द रिजॉल्विंग बायलैटरल इशूज। रिजॉल्विंग बायलैटरल इशूज। Next important, economic cooperation, and next last one is the military and security cooperation. So these all are the important points when we talk about the significance of नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। रिजॉल्विंग बायलैटरल इशूज, इंडिया ऑलवेज ट्राई थ्रू दिस 5S अप्रोच, जिसमें हम डायलॉग की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। तो जो बायलैटरल इशूज है उसको रिजॉल्व करना चाहती है, डिसएंगेजमेंट करना चाहती है, वो पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, म्यांमार के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चीज़ को रिजॉल्व करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन। मैक्सिमम ऑफ जितने नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करती है, जितना इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, कोटा, एक तरीके से कोटा इशूज करती है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अफगानिस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, भूटान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, बहुत सारे पे कोटा रिमूव कर दिया गया, ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट टूल्स यूज एज ए इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो आपने भी पढ़ा होगा। एंड मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, से भूटान हो, मालदीव्स हो, म्यांमार हो, जहां जरूरत हो वहां वो मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन देते हैं। अगर कोई इंडियन ओशियन रीजन की कंट्रीज है, वहां पे सर्विलेंस की जरूरत हो, जो आपने पढ़ा होगा, मालदीव्स में ध्रुव हेलीकॉप्टर सर्विलेंस बोट्स, दिस ऑल आर सप्लाई बाय इंडिया। तो मिलिट्री की जरूरत हो या सिक्योरिटी की जरूरत हो, भारत हमेशा आगे खड़ा रहता है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लास्ट, द इंपॉर्टेंट वन, द चैलेंजेस। चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा चाइना प्रेजेंस। अगेन, इंडिया कितने भी तरीके से चाहती है कि उनका बहुत अच्छा नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशंस हो, लेकिन चाइना प्ले क्रिटिकल रोल व्हेन वी टॉक अबाउट दैट। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेस बना हुआ व्हेन वी टॉक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अनस्टेबल नेबर्स, अनस्टेबल, इसके एग्जांपल्स आपको पता है। म्यांमार का एग्जांपल आप बता सकते हैं, मालदीव्स का एग्जांपल बता सकते हैं, बांग्लादेश का एग्जांपल बता सकते हैं। हम कितने भी तरीके से
कोई भी पॉलिसीज लाएं, लेकिन जब तक वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगा नेबरिंग कंट्रीज में, थ्रू इकोनॉमिक हो, थ्रू फिनेंशियल हो, थ्रू मिलिट्री सिक्योरिटी हो, ये हमारे लिए बड़ा दिक्कत चैलेंज बन सकता है। तो दिस ऑल आर द बेसिक पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, द कोर इंपॉर्टेंट चीज, द एंटी इंडिया sentiments and focus towards west। अब एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आपने बहुत पढ़ा होगा, मालदीव्स को लेकर इंडिया गो बैक कैंपेन चलाया गया था, द न्यू प्रेसिडेंट केम इनटू पावर, एक तरीके से वो प्रो चाइना थे, वहाँ पे गो बैक इंडिया, गो बैक को लेकर चलाया गया, बांग्लादेश में चलाया गया, नेपाल में चलाया गया। तो ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो डेवलप हो रहे हैं थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बन गया। तो therefore वी हैव टू मोर फोकस एंड मोर इंगेजमेंट विद आवर नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे कोर चैलेंजेस बना। तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, ये हम पढ़ेंगे भी जब व्हेन वी टॉक अबाउट द म्यांमार, मालदीव्स एंड बांग्लादेश रिलेशन, हम समझेंगे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स कैसे क्या था। एंड द नेक्स्ट, द फोकस टुवर्ड द वेस्ट। मैंने शुरू में ही कहा था कि एनडीए 1 का जो कोर ऑब्जेक्टिव था इन देयर फॉरेन पॉलिसी वो था नेबरिंग कंट्रीज। जब एनडीए 2 आई तो उनका जो कोर फोकस था वो था वेस्ट एशिया पॉलिसी। वो कारण था एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, द चाइना प्रेजेंस इन द वेस्ट एशिया। तो ये भी बहुत फैक्टर है कि धीरे धीरे इंडिया वेस्ट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, वेस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरफ फोकस कर रही है। तो ये भी एक फैक्टर बन सकता है हमारे लिए चैलेंज। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो दिस ऑल आर वी have discussed when we talk about the instability in India's neighborhood। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। म्यांमार हमने डिस्कस किया था, मिलिट्री कूप इन 2021 हैज डिस्टेबलाइज्ड डेमोक्रेसी। तो हमने बोला भी था कि 4D में एक डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जांपल्स आपको पता होगा। अफगानिस्तान, आफ्टर यूएसए एंड अफगानिस्तान हैव साइंड द इंपॉर्टेंट अफगान पीस डील, तो धीरे धीरे वहाँ से यूएसए फोर्सेस रिमूव हुए और एक तरीके से तालिबान टेक ओवर। तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी नहीं है। अगेन दिस इनस्टेबिलिटी इन आवर नेबरिंग कंट्रीज प्ले क्रिटिकल रोल। तो तालिबान टेक ओवर इन 2021, कोलैप्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो दिस इनस्टेबिलिटी के कुछ एग्जांपल है। श्रीलंका इन 2022 इकोनॉमिक क्राइसिस ट्रिगर्ड, जो हमने डिस्कस किया। मालदीव्स, नेपाल, इसमें बांग्लादेश। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इनस्टेबिलिटी इन द आवर नेबरिंग कंट्रीज विच हैविंग मोर पावरफुल कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो ये भी बहुत सारा चीज़ है जो हमें पढ़ना। व्हेन वी टॉक द इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हम इसको 2 पार्ट में लेक्चर लाएंगे। एक में जो हमने अभी बेसिक डिस्कशन किया, एंड नेक्स्ट में हम बांग्लादेश, मालदीव्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हमें बांग्लादेश को लेकर समझना है कि हाउ दिस नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वर्क्स। दूसरा मालदीव्स, एंड थर्ड वन इज द म्यांमार। तो इससे बाहर कोई एग्जाम में कोई टॉपिक नहीं जाएगा रिगार्डिंग नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और ये पॉलिसी को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए करेंट अफेयर्स डेवलपमेंट, इस बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। तो दिस ऑल आर द बेसिक व्हाट वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये हम कल समझेंगे व्हेन वी स्टडी बांग्लादेश और सागर विजन, जब हम पढ़ेंगे या चाइना पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ में आएगी। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम एंड स्टडी द इम्पॉर्टेंट नेबर कंट्रीज, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स हमें अच्छे से पढ़ना। तो वी हैव कंप्लीटेड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वी कंप्लीटेड सेंट्रल एशिया पॉलिसी। हम यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पढ़ लेंगे और एक वेस्ट एशिया कंप्लीट कर लेंगे। तो वी हैव कवर इनफ फॉरेन पॉलिसी, या सारे फॉरेन पॉलिसी हमने कवर कर लिया मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज, और उसको करेंट के साथ हम जोड़ रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, जितने मैंने क्वेश्चन दिए ट्राई टू राइट एंड सेंड टू आवर टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल नोट्स विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ IR मॉड्यूल। तो सारे PDF फाइल आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे शेयर कर दिए जाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए, आपके पास टाइम बहुत कम है, जितना हो सके मेंस के क्वेश्चंस लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।